जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो नैब तरामीम, जिसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का अब ये मौक़िफ़ है कि जो मखलूत हुकूमत नून लीग की और पीपल्स पार्टी की नैब तरामीम करना चाह रही है, ये हुकूमत का अपने आप को NRO 2 है और इन नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि किसी सूरत वो इन तरामीम को मंजूर नहीं होने देंगे। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में होती तो वो बड़ी आसानी के साथ अपोजिशन कर सकती थी, हुकूमत को नाको चने चबा सकती थी, नैब तरामीम को इतनी आसानी से कौमी असेंबली से मंजूर ना होने देने के लिए बहुत बड़ी रुकावट क्रिएट कर सकती थी। बट अब असेंबली में नहीं है तो इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के सहारे नैब तरामीम को रुकवाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बुनियादी सवाल है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने दौरे इक़्तिदार में इस किस्म की तरामीम लेके आती थी, खासतौर पे नैब के हवाले से एक ऑर्डिनेंस लाया गया था जिसकी उस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन में शदीद मुखालिफत की थी, लेकिन ऑर्डिनेंस के जरिए कौमी असेंबली से बिल भी पास नहीं हुआ था। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दौरे इक़्तिदार में ये सब कुछ किया करती थी, क्या उस वक्त की नैब तरामीम हलाल थी और आज की मखलूत हुकूमत की नैब तरामीम हराम है? ये एक सवाल है। दूसरा, मखलूत हुकूमत आज की वो ये कहती है कि ये तरामीम एग्जैक्टली वही है जो कि इमरान खान भी लाना चाहते थे और जिनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी थी। क्या ये वही तरामीम है या कोई हुकूमती NRO 2 है? इसका सवाल करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट मैटर, आज का इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, फॉरेन फंडिंग केस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के केस के हवाले से फैसला महफूज कर लिया है। पीपल्स पार्टी का, नून लीग का फॉरेन फंडिंग का फैसला कब आता है फिलहाल कुछ पता नहीं है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया है। वो कहते हैं कि जी इंसाफ सबके साथ होगा और सबके साथ होता हुआ नजर भी आएगा और किसी भी सियासी जमात को ये महसूस नहीं होगा कि उसके साथ नाइंसाफी की जा रही है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐसा कहना, इससे मुराद क्या है और क्या ये कानून है कि अगर एक सियासी जमात का कोई केस या एक सियासी जमात की स्क्रूटनी कहीं पर लगी हुई है किसी भी इदारे के अंदर, इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी अदालत में, तो बाकी सियासी जमातों की स्क्रूटनी भी होनी चाहिए? क्या ये कोई कानून है या जिस सियासी जमात का केस एक तवील अरसे से लगा हुआ है सबसे पहले उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, या फिर सब सियासी जमातों का बशमूल PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, सबका एक साथ फैसला आना चाहिए? यही इंसाफ का यकसा उसूल और कानून है। इस पर सवाल उठाएंगे और आखिर में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम तरीन मामले की, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, IMF के साथ मुआहदे के हवाले से। क्या वजह है कि IMF के साथ मुआहदा ताखीर का शिकार हो रहा है, बावजूद इसके कि हुकूमत ने अब पेट्रोलियम मसनूआत पे सब्सिडी बिल्कुल सिफर कर दी है और उसके बावजूद IMF का मुआहदा नहीं हो पा रहा। डॉलर आज 212, 215 तक चला गया है। स्टॉक मार्केट हल्का सा गेन कर रही है, बट मईशत की हालत उतनी बेहतरीन नहीं है कि कहा जा सके कि जी ऑल इज वेल। सो इसमें मखलूत हुकूमत कहां पर कामयाब नहीं हो पा रही, ये वो चंद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जिन पे आज हम सवालों जवाब करेंगे। प्रोग्राम में सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, साबिक विफाकी वज़ीर कानून रह चुके हैं बैरिस्टर अली जफर साहब। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से तारिक फजल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, विफाकी वजीर हैं कमर जमान कायरा साहब, और मेरे साथ हैं मुल्क के मशहूर मारूफ माहिर कानून और वकील और फॉरेन फंडिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं शाह खावर साहब। बैरिस्टर अली जफर साहब, सर पहला सवाल आपसे, जो नैब तरामीम अब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपकी हुकूमत अपने दौर में नैब ऑर्डिनेंस लेके आती थी, उस वक्त आप इसके जवाब में कई हजार तावीलें पेश किया करते थे, तो क्या ये समझा जाए कि PTI की नैब तरामीम हलाल थी और मखलूत हुकूमत के नैब तरामीम हराम है? देखें गरीदा, जो नैब की तरामीम अब आई हैं, जो अमेंडमेंट बिल है जी, उसके तहत मैं इसको दो हिस्सों में एक्चुअली डिवाइड करता हूँ। एक हिस्सा तो वो है जो कि हमने भी अपने ऑर्डिनेंस के जरिए हम लेके आए थे और वो मेरी नज़र में बिल्कुल जायज़ और कानूनी तरमीम है, क्योंकि उसमें बेसिकली ये कहा गया है
कि जब तक आप किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ करप्शन का सबूत नहीं दिखाएंगे तो आप उसको सिर्फ एक गलत फैसला करने पे आप उसको सजा नहीं दे सकते। ये जो तरमीम है ये अडॉप्ट की है इस नई एक्ट में भी, और मेरा ख्याल है बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि सब ये कहते हैं कि आप एक जो ब्यूरोक्रेट है उसने गलत फैसला कर लिया, कोई करप्शन नहीं की, तो नैब को इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो उसके खिलाफ जाए। अब जो दूसरा हिस्सा है इस तरमीम का, ये बहुत काबिल फिक्र है, काबिल गौर है, और मेरी नजर में गैर आईनी और गैर कानूनी भी है। और वो ये है, वो उसके जो मैं अभी आपको एग्जांपल्स भी, उसकी मिसालें भी एक दो देता हूं कि क्या तरमीम हुई है, लेकिन वो जो तरमीम की गई है उसकी वजह ये है या नीयत उसके पीछे ये है कि जो एग्जिस्टिंग केसेस हैं कुछ पॉलिटिशियंस के खिलाफ वो बिल्कुल खत्म हो जाएं। अब पहली मिसाल क्या है जो मैं देना चाहूंगा, पहली मिसाल ये है कि जो ओरिजिनल नैब का कानून है और जो दुनिया भर में ऐसा ही कानून है, वो ये है कि अगर आपके असासे आपकी आमदनी से ज्यादा हों तो फिर आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ता है कि वो असासे कहाँ से बने। यानी कि अगर आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपया है लेकिन आपकी तनख्वाह जो है वो सिर्फ 1 लाख रुपया है, तो आपने ये एक्सप्लेन करना है कि आपके पास वो जो 9 करोड़ 99 लाख रुपया था ये कहाँ से आया। ठीक है। ये, और अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो इसको जुर्म समझा जाता है और कहा जाता है कि ये जुर्म है एसेट बियॉन्ड मीन्स का। अब जो तरमीम लेके आए हैं उसमें ये कहा गया है, पहली बात तो ये कि आपको अब ये साबित नहीं करना कि आपने ये 9 करोड़ 99 लाख रुपया कहाँ से लेके आए। अब ये नैब ने साबित करना है कि ये दुरुस्त तरीके से नहीं आया, ये करप्शन से आया। एक तो ये बहुत बड़ी अमेंडमेंट है। दूसरी जो बहुत अहम अमेंडमेंट है वो ये है कि जो अकाउंट आपका पकड़ा जाता है जिसमें आपने 10 करोड़ रुपया डाला, अगर आपने उसमें से 10 करोड़ रुपए में से आपने 9 करोड़ और 99 लाख रुपया निकाल लिया और कहीं और खर्च कर दिया और सिर्फ आपके पास 1 लाख रुपया रह गया, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 9 करोड़ 99 लाख रुपया कहाँ से आया। आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि क्या आपके पास ये 1 लाख रुपया कहाँ से आया। अच्छा। अब जब ऐसी बात हो जाए तो फिर आप सोचें खुद कि जुर्म किस तरह साबित हो सकता है। फिर तो जुर्म साबित ही नहीं हो सकता, बिकॉज आपके अकाउंट्स में से पैसा जो निकल गया उसकी कोई पूछगिछ नहीं हो सकती। इसका इम्पैक्ट, इसकी वजह ये कानून की अमेंडमेंट लाने की ये है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें अकाउंट्स पकड़े गए हैं, अकाउंट्स में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, लेकिन वो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो अगर उनका सवाल नहीं पूछा जाएगा तो वो केसेस खत्म हो जाएंगे। एक तो ये। दूसरी जो बड़ी अहम तरमीम, तीसरी जो बड़ी अहम तरमीम आई है उसकी भी मिसाल देता हूं मैं आपको। वो ये है कि अगर आपके सपोजिंग मेरे खिलाफ एक केस आपने फाइल किया और मेरे एक चौकीदार को, मेरे एक पीएन को और मेरे एक कोई और मुलाजिम को के अकाउंट में जिनकी तनख्वाहें 10, 25, 30 हजार रुपया है, उनके अकाउंट में 10-10 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो अभी ये था कानून के आपको नैब पूछ सकती थी कि ये आपके जो लोग हैं इनके किस तरह इन अकाउंट्स में पैसे आए, और आपने एक्सप्लेन करना होता था कि ये पैसे मेरे नहीं है या उनके पास कहाँ से आए। लेकिन अब ये कहा गया है कि अगर आपके ये अकाउंट्स हैं, अगर ऐसे अकाउंट्स पकड़े गए और आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि, तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक कि ये ना साबित हो कि आपने उन पैसों से कोई जायदाद बनाई है। यानी कि अगर आपके पीएन के अकाउंट में 10 करोड़ रुपया आया और वो कहीं निकल गया और ये साबित नहीं हो सकता कि वो 10 करोड़ रुपए से आपने जायदाद बनाई है, तो फिर आपके ऊपर कोई किसी किस्म का इल्जाम नहीं आ सकता। मतलब चपरासी वाला, फालूदे वाले के अकाउंट में या पापड़ वाले के अकाउंट में पैसे आ गए तो आपको, आपके ऊपर वो लागू नहीं होगा कि वो कहाँ से आया, राइट? वो लागू नहीं। ओके। जी बिल्कुल। तो ये जो ये वाली तरमीम है मेरी नजर में, ये चूंकि केसेस को खत्म करने के लिए लेके आए हैं, इसलिए ये बुनियादी हकूक और आइन की खिलाफ वर्जी है और इसको चैलेंज किया जा सकता है अदालत में, और चैलेंज किया भी जाएगा कि ये वाली जो तरमीम है ये गलत है। तो आपका जो सवाल था, मुझे आपका ये था कि क्या हमने जो लेके तरमीम आए थे वो जायज थी और अब जो है वो जायज नहीं है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हम जो तरमीम लेके आए थे
वो थी स्पेसिफिक और वहां तक ये अमेंडमेंट्स बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो ये वाली तरमीम है ये गलत है। ठीक है, बैरिस्टर अली जफर साहब आपने बड़ी अच्छी तरह समझा दिया। सवाल मेरा यही था, कमर जमान कायरा साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, तो कायरा साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी यही सवाल लेके। मैंने बैरिस्टर अली जफर साहब से सवाल किया था, साबिक वफाकी वजीर कानून भी रहे, मुल्क के बड़े मशहूर मारूफ माहिर कानून भी है, तो मैंने उनसे किया था कि जी नैब की तरामीम, नैब के ऑर्डिनेंस आप अपने दौर में लेके आते थे तो हलाल है, मखलूत हुकूमत लेके आ रही है तो हराम है, तो उन्होंने बता दिया। आपने चूंकि लेट ज्वाइन किया है बट उन्होंने 2-3 बातें बता दी हैं। दूसरा, इमरान खान कॉन्डोलीजा राइस, कॉन्डे राइस, यूएस सेक्रेटरी स्टेट, उनकी बुक का हवाला दे रहे हैं। डेफिनेटली आपने वो बुक पढ़ी होगी, मैंने भी वो पढ़ी है, नो हायर ऑनर। उसमें बड़ी तफसील के साथ बताया गया कि किस तरह बेनजीर भुट्टो और जनरल मुशर्रफ के दरमियान एक डील करवाई गई, एक एनआरओ करवाया गया, किस तरह करप्शन केसेस थे, तो बार बार उसका हवाला दे रहे हैं इमरान खान साहब और कह रहे हैं कि जी कॉन्डोलीजा राइस ने भी लिखा था कि किस तरह करप्शन केसेस थे, किस तरह एनआरओ लिया गया था। सो अब भी नैब तरामीम के जरिए आपकी हुकूमत एनआरओ 2 अपने आप को दे रही है, ये इमरान खान साहब का इल्जाम है। कायरा साहब, मेरे ख्याल है खान साहब को इन दिनों जो उनके ऊपर इल्जाम आया है और उसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर बड़ा संजीदा इल्जाम है 50 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन का, और उसके अलावा जो उन्होंने तोशा खाना का हाल किया है और उसको जिस तरह लल्ले तलल्ले किए हैं, और बहुत सारे उनके राइट लेफ्ट में जब हो गए, उनके बारे में जो कुछ आने वाला है। लेकिन एक बात मैं गुजारिश करूं, ज्यादा बेहतर होता है आप जो इशू हो ना, खान साहब का तो खैर मिजाज ये है कि वो उड़ती हुई चिड़िया पकड़ने की कोशिश में होते हैं, जिनका कोई वजूद नहीं होता उन इशूज के ऊपर लेके भाग रहे होते हैं। आज हमारे सामने सवाल ये है कि नैब कानून में तरामीम की गई, हाँ की। नैब कानून में तरामीम खान साहब के दौर में भी प्रपोज हुई, जिस तरह बैरिस्टर साहब ने कहा, मैं तो सुन नहीं सका लेकिन आप फरमा रही हैं। और उसमें हमने क्या किया, वो तरामीम जो खान साहब ने कहा कि इस मुल्क के कारोबारी तबके को और इस मुल्क के जो ब्यूरोक्रेट है उसको जब तक हम नैब के इस दायरा अमल से या इसके जो नैब का सख्त शिकंजा है इससे बाहर नहीं निकालते तो कोई बंदा फैसला साजी नहीं करेगा। ये कुछ कानून में तरामीम खान साहब के अपने दौर में प्रपोज की गई, कुछ अदालतों ने फैसले किए, कुछ अदालतों ने तबसरे किए ड्यूरिंग हियरिंग या बेल पिटीशन सुनते हुए। अली जफर साहब उनके ज्यादा उनके करीबी हैं, मैं तो जरा कम जानता हूँ अदालत में क्योंकि मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन अदालतों ने भी उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि ये जो इशू है इसका जिक्र आप फरमा रही हैं कि अगर किसी बंदे का कोई बेनामी दार हो, अब बेनामी दारी का वैसे तो दुनिया में एक कानून का जितना मैं समझता हूँ, मैं जरा कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ लेकिन कॉमन सेंस की बात है, जुर्म मेरा हो और अगर वाइट कलर क्राइम भी हो तो पहली बात तो ये जुर्म का जवाब दे मैं खुद। अगर वाइट कलर क्राइम है या पैसे का लेन देन है या किसी मशकूक ट्रांजेक्शन का जिक्र है तो उसमें पाकिस्तान के अंदर एक कानून ऑलरेडी मौजूद है और एक एग्जिस्टिंग कानून की मौजूदगी में उसके निगेशन में कानून नहीं बन सकते और तकरीबन इंसाफ भी नहीं है। अच्छा। वो क्या है? ये है कि अगर मैं अपनी रिटर्न फाइल करता हूं और मेरे कुछ डिपेंडेंट्स हैं, मतलब मेरी अहलिया है तो मेरी डिपेंडेंट है, अगर वो अपने सेपरेट रिटर्न फाइल नहीं करती या मेरे बच्चे हैं जो अभी माइनर रिटर्न फाइल नहीं करते या इवन अडल्ट्स भी हैं और रिटर्न फाइल नहीं करते, वो मुझ पर डिपेंडेंट है, तो मैं अपनी उनका सारे एसेट्स का जिम्मेदार हूँ। लेकिन अगर कोई शख्स जवान है, अपना कारोबार करता है, भले वो मेरा बेटा है, बेटी है या मेरी अहलिया है या किसी खातून का स्पाउस है, वो अपना कारोबार करते हैं और अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो लाइबिलिटी उन पे होगी। अब रहा सवाल किसी मुलाजिम के ऊपर, मुलाजिम का अपना रिटर्न फाइल करता है, अगर उसके अकाउंट में कोई पैसे आए हैं जो कि उसके नहीं है और वो अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ है, तो पहले तो उससे सवाल होगा ना कि भाई तू बता ये पैसे कहां से आए, और अगर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो फिर आप उसके पीछे प्रूव करके उसको जरूर चेक कर लीजिए, जिसके है उसको जरूर देना चाहिए, उसको जवाब देना होगा। अगर वो बंदा एक्सप्लेन नहीं करेगा तो या वो भुगतेगा या उसकी जगह पे वो बताएगा कि ये पैसे एक्चुअली किसके थे। दोनों सूरतों में
सोर्स तो पता लगेगा, नहीं तो बंदा कंडेम होगा, अपनी सजा पाएगा। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि किसी चपड़ासी, किसी फालूदे वाले, किसी पापड़ वाले के अकाउंट में पैसे आएंगे तो जिनके हाथ पर वो मुलाजिम है वो जिम्मेदार इस नहीं तरह होगा। बहुत सारे फ्रॉड हैं, बेनामी के इशू हुए हैं, लेकिन बेनामी के ऊपर भी एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि अगर कोई शख्स अपना खुद रिटर्न फाइल करता है तो वो जिम्मेदार खुद है, और अगर किसी बेनामी के ऊपर है तो पहले बेनामीदार से पूछा जाना चाहिए और फिर उसकी तहकीक करनी चाहिए, सिर्फ इस बुनियाद पे कि एक बंदे के साथ मेरा ताल्लुक है, मेरी दोस्ती है, मेरी रिश्तेदारी है, मेरा फला, उसके अकाउंट में उसके अपना कोई गुनाह है, गलती है, क्या है, उसके अकाउंट में ट्रांजेक्शन है, मेरे साथ लिंक करके चाहे खरीदी है उसको मेरा बेनामीदार डिक्लेयर करके आप मुझे कंडेम कर देते हैं, पकड़ के जेल में डाल देते हैं, 2-4 साल तक मैं जलीलो खार हो जाता हूँ और मुझे जेल भी भुगतनी पड़ जाती है, फिर पता चलता है कि नहीं उसका कोई जिम्मेदार तो और था, अपने गुनाह का खुद जिम्मेदार है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कायरा साहब, लेकिन इस पे ज़ाहिर अली ज़फ़र साहब का एक और टेक भी होगा। शाह खबर साहब आपके पास भी आऊंगी, लेकिन आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन मैं जरा पॉलिटिकल ओपिनियन के बाद लेना चाह रही हूँ। तारिक साहब हमारे साथ मौजूद है, तारिक चौधरी साहब। जी। अच्छा तारिक साहब, आप बड़े तहम्मुल से सुन रहे हैं, आपका इस पे टेक क्या है? बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने समझा दिया कि जी आप लोग जो ब्यूरोक्रेट्स के लिए, जो सरकारी मुलाजिमीन के लिए, जो कमर ज़मान कायरा साहब ने भी तफसील से बताया है, अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि पीटीआई को इस पे एतराज नहीं है, जो बाकी चंद तरामीम मजीद आप कर रहे हैं, जिसको इमरान खान आप लोगों के लिए अपने आप को दिया गया NRO 2 और अब वो सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहे हैं। तारिक चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो नैब कवानीन में जो तरामीम हुई हैं या आगे भी होने जा रही हैं, सबसे पहली बात जिस तरह मेरे भाई कारा साहब ने फरमाया कि इमरान खान साहब के दौर में भी इस पर बात भी हुई और अमेंडमेंट्स भी हुई। बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर जो हकायक है, ये मेरिट है, उस पर बात नहीं करनी। आप कितनी नेक नीति के साथ ये अमेंडमेंट्स कर लें, इन्होंने उसके ऊपर दो ही बातें करनी है जनाब। TN के अपने करप्शन के केसेस थे, ये इन्होंने अमेंडमेंट कर ली, अपनी जान छुड़ा ली, क्योंकि पिछले 4 साल से, 4 नहीं बल्कि अब मैं कहूँगा 8 से 10 साल हो गए हैं, सिवाय इसके इनके पास और अपनी सियासी दुकान में कोई सौदा है जो बेचा हो इन्होंने? कोई काम का, कोई अच्छे काम का, कोई कारनामे का, कोई रिफॉर्म का, कुछ भी नहीं। अब आवाम को कितना करसा और मजीद ही बेवकूफ बनाएंगे? तो पहली बात ये तो इन्होंने करना ही करना है, लिहाजा इनका पूरी पार्टी का ये बात कहना या करना ये पॉलिटिकल स्टंट है, इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। नहीं, पॉलिटिकल स्टंट नहीं है तारिक साहब, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कह दे, ये भी पॉलिटिकल स्टंट है। सुप्रीम कोर्ट जाना भी पॉलिटिकल स्टंट है। अपने मायूस कारकुनों को एंगेज करना चाहते हैं, अपने बिखरी हुई पार्टी का जिसका शिराजा बिखर चुका है, उसे इकट्ठा करने का और ये दिखाने का कि नहीं अभी भी हमें जान बाकी है और हम अभी भी पॉलिटिकली अलाइव और एक वाइब्रेंट पार्टी है। ये सारे पॉलिटिकल स्टंट है, इसमें तो कुछ नहीं है। अब मैं टेक्निकल बात पे आता हूँ। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब बहुत काबिल एहतराम और बड़ा नाम पाकिस्तान की एक आप ये कहें कि लीगल फैटर्निटी में। मुझे मेरे भाई ये बताएं कि दुनिया का उन्होंने ये नाम लिया कि दुनिया के जो एहतसाब कवानीन है उनमें फला शिक है। मैं अपनी मालूमात के लिए उनसे पूछता हूँ कि दुनिया के किस एहतसाब कानून के अंदर 90 दिन का रिमांड है? कि 3 महीने के लिए आप एक बंदे को पकड़े, चलिए उसकी कुट लगाते रहे, उसके बाहर वालों को पता ही नहीं है वो किस हाल में है। 3 महीने। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जुर्म है वो 302 का है, मर्डर, कत्ल अमद, किसी की जान लेना, उसका रिमांड 14 दिन का, डकैती का रिमांड 14 दिन का, और जो भी बड़े बड़े जराइम है उनके रिमांड 14 दिन के। और जनाब किसी के अकाउंट में अगर पैसा 5 करोड़ पड़ा है बकौल उनके बिल्कुल सही का, उसका रिमांड 90 दिन का। ठीक है जी, ये मुझे बता दें पहले तो दुनिया के किस कानून में है? साहब जहाँ तक मुझे याद है ये 90 दिन का रिमांड कम करने वाला ये पीटीआई के अपने नैब ऑर्डिनेंस में भी था। अली ज़फ़र साहब मुझे करेक्ट करेंगे, ये उनके नैब ऑर्डिनेंस में भी था, इस पे तो एग्री करते थे पीटीआई वाले। क्योंकि हमने जो किया है लिहाजा ये एक जुर्म बन गया है, पहली बात। दूसरी बात मुझे ये बताएं जी कि जो चेयरमैन के डिस्क्रिशनरी पावर्स की बात होती है, अब पुलिस में अगर आप जाए, थाने में जाए, बड़ा सीधा है कि आप जाके अपनी कंप्लेंट करते हैं, आपकी FIR दर्ज हो जाती है, पर्चा काट दिया जी। ठीक। 4 मराहल है नैब की तहकीकात के। पहला कंप्लेंट वेरिफिकेशन, तस्दीक होती है, इंक्वायरी, उसके बाद जनाब इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी अगर उसमें भी कुछ निकला है तो चेयरमैन जो है बाकायदा इन्वेस्टिगेशन मार्क करते हैं, और इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकले तो चेयरमैन जो है वो बाकायदा पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अगर तो मैं मिसाल दे रहा हूँ कि किसी ABC
किसी बंदे को के खिलाफ पहले पॉइंट हो गए, चारों मराइल तय हो गए, रेफरेंस दायर हो गया, उस वक्त तक वो गिरफ्तार नहीं हो रहा। PMLN के किसी बंदे पे अभी इंक्वायरी शुरू नहीं हुई, फिर मैंने कहा अरेस्ट कर लो इसे। भाई एक यकसा कानून होना चाहिए नैब में कि हाँ आपको इंक्वायरी पे अरेस्ट करेंगे, आपको इन्वेस्टिगेशन पे अरेस्ट करेंगे, या आपको रेफरेंस पे, हम कहते हैं रेफरेंस पे अरेस्ट करें, रेफरेंस इज FIR। ये हम चाह रहे हैं कि यकसा कानून हो। आप उसमें से ऐसे टोट बातें निकाली हैं ये इन्होंने, और उसको लेके राइट। तारिक साहब आपका पॉलिटिकल पॉइंट भी आ गया, आपका पॉलिटिकल पॉइंट भी आ गया, और तारिक साहब की आवाज बहुत कम है, जरा दोबारा कॉल मिला लीजिएगा ताकि उनकी आवाज ठीक तरीके से आ जाए। शाह खबर साहब, आपने सबका पॉलिटिकल पॉइंट सुन लिया, बैरिस्टर अली जफर साहब लीगल फ्रेटर्निटी के हैं, उन्होंने एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दिया, बट आप कहें, आप क्या समझते हैं कि नैब तरामीम जो PTI के दौर में बजरिया ऑर्डिनेंस होती थी वो हलाल थी, आज मखलूत हुकूमत के दौर में कौमी असेंबली से बिल पास हुआ है तो वो हराम हो गया है, और क्या सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए जो बिल कौमी असेंबली के फ्लोर पे पास होते हैं? शाह खबर साहब जी देखिए, जो हमारा जो कानून आइन है वो ट्राइकोटोमी ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट पे चलता है। ठीक, कि उसमें अपनी हुदूद और कयूद जो है पैरामीटर्स तय हैं कि पार्लियामेंट ने क्या करना है, एग्जीक्यूटिव ने क्या करना है और जुडिशरी ने क्या करना है। ठीक, जहाँ तक के तरामीम का ताल्लुक है तो ये देखें कि अभी अली जफर साहब ने बड़ा अच्छा उसमें वजाहत की कि जो खुद PTI की गवर्नमेंट है उसमें भी 3 अमेंडमेंट ऑर्डिनेंसेस आए थे, और उसके बारे में जो उस वक्त की ऑपोजिशन थी उन्होंने भी एतराज नहीं किया था, बल्कि वो ये मजीद तकाजा कर रहे थे कि इसमें मजीद तरामीम की भी जरूरत है। इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब PTI गवर्नमेंट में थी और उस वक्त की भी जो स्टैंडिंग कमेटीज थी उसमें सेनेट की या कौमी असेंबली में, उसमें भी नैब पे तरामीम के लिए जो है वो खासी बहस हुई थी, और इस जरूरत को महसूस हो रहा था कि इसमें कुछ ऐसी शिकें हैं जो कि बहुत खौफनाक हैं और ड्रैकोनियन हैं और वो नहीं होनी चाहिए, और इसके बारे में एक कंसिस्टेंट एक राय आमा थी कि इसमें तरामीम की जरूरत थी। तो अभी ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस या एक्ट आया है, इसमें तकरीबन 60-70% वही तरामीम है जो कि PTI की गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस के जरिए उनको लागू किया था। और अभी कुछ चीजें जो है वो कंट्रोवर्शियल भी हैं, बिल्कुल है, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन उसमें कुछ चीजें मस्बत भी हैं। मसलन अब एक टाइम फ्रेम मुकर्रर कर दिया गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी है वो एक मखसूस मुद्दत में जो है उसको आपने कैरी आउट करना है। अगर वो आप कैरी आउट नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट से परमिशन लेके उसमें आप उसमें तोसी करेंगे। हमने देखा है कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और रेफरेंस, इसमें साल लग जाते थे, और लोगों को पहले आप गिरफ्तार कर देते थे और फिर उनको साल 2 साल के बाद, 3 साल के बाद हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती थी। यानी कि आप तारिक साहब और कायरा साहब के पॉइंट से एग्री कर रहे हैं जब आप खुद ये कह रहे हैं कि 60-70% वही अमेंडमेंट्स हैं जो PTI को मंजूर थी, तो फिर क्या PTI को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए नैब तरमीम के खिलाफ? शाह खबर साहब देखिए मैं आपको बताऊं कि एक आर्टिकल 8 है आईने पाकिस्तान का, वो ये कहता है कि कोई भी कानून या कोई भी कानून की कोई शिक्ष जो कि आईने पाकिस्तान में दिए गए जो लोगों के बुनियादी हकूक हैं, अगर उससे इनकंसिस्टेंट हो या उससे मुतसादिम हो तो वो वाइड हो सकते हैं। तो उसको वाइड करार देना या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी कर सकते। अगर तो PTI जो है वो नैब के जो मौजूदा तरमीमी एक्ट है उस कुछ को अगर ये साबित कर दें कि वाकई ये लोगों के बुनियादी हकूक से मुतसादिम है, वो फिर सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है और उसको वाइड डिक्लेयर कर सकती है। यहाँ पे लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट बड़ी मोहतात होती है, क्योंकि उनको भी ये देखना होता है कि ये जो तरामीम आ रही है या जो लॉ बना हुआ है इसके पीछे जो है लेजिस्लेचर का विजडम क्या था। तो वो बड़ी सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी मोहतात होती है किसी भी कानून को या उसकी किसी शिक को strike down कर रहे हैं। Very interesting, very important point, and unfortunately I have to take a very short quick break, so let's take a short quick break. वापस आएंगे शाह खबर साहब, कमर समान कायरत साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब एंड तारिक चौधरी साहब से सवाल करेंगे। फॉरेन फंडिंग केस PTI के हवाले से फैसला महफूज हो गया है, व्हाट अबाउट पीपल्स पार्टी एंड PMLN, इस पर सवाल करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, एंड ऑल्सो अबाउट द इकोनॉमी और अवाम की
बदतरीन मुआशी हालात। स्टे विद जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं विफाकी वजीर, पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा कमर ज़बान कायरा साहब, साबिक विफाकी वजीर कानून बैरिस्टर अली जफर साहब, तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून से, और शाह खावर साहब PTI के वकील भी हैं फॉरेन फंडिंग केस में। तो सर शाह खावर साहब, नाउ द हार्ड क्वेश्चन, नाउ द हार्ड पार्ट वंस अगेन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस फैसला महफूज हो गया है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या PTI पे पाबंदी लग सकती है? क्या माइनस PTI माइनस इमरान खान हो सकता है? और क्या ये कोई कानून है, कोई उसूल है कानूनी कि अगर एक सियासी जमात की स्क्रूटनी कहीं पर भी हो रही है, किसी भी इदारे में, किसी भी अदालत में या किसी भी स्क्रूटनी फोरम पे, तो बाकी सियासी जमातों की भी उसी हिसाब से क्या ये कोई कानून है सर? जी देखिए, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लोगों के ज़हनों में एक मिसकंसेप्शन ये है कि ये शायद PTI के अगेंस्ट जो केस है वो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी का है। ऐसा नहीं है। उनके खिलाफ जो केस है इलेक्शन कमीशन में जिसका वो फैसला करने जा रहे हैं वो ममनुआ फंड्स का है, प्रोहिबिटेड फंड्स का। अब इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी वो होती है कि जिसको कोई गैर मुल्की ताकत या सॉवरन या रियासत या कोई हुकूमत जो है उनको फंड कर रही है, और इसके बारे में वफाकी हुकूमत के पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो है मौजूद हो, तो वो फिर वफाकी हुकूमत उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ एक डिक्लेरेशन इशू करती है। फिर वो डिक्लेरेशन जाता है 15 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट फिर तमाम फरीकैन को देखने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि वो वाकई इल्जाम दुरुस्त है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी वो फॉरेन की हुकूमत फंड कर रही है, तो उसको बैन किया जा सकता है। यहाँ पे ये केस PTI का हर केस नहीं है, ना ही ये अकबर एस बाबर ने किया है और ना ही ये इलेक्शन कमीशन के सामने ये केस है। दूसरी चीज ये है वो है प्रोहिबिटेड फंड्स, ममनुआ फंड्स। वो भी आपका जो पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर था 2002 उसमें भी था, और ये उसके बाद जो इलेक्शन एक्ट 2017 आया है उसमें भी ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने फंड जनरेट कर सकती है, अपने मेंबर से जो है डोनेशंस ले सकती है, मेंबरशिप ले सकती है, या अपने हमदर्दों से भी डोनेशन ले सकती है। लेकिन वो डोनेशन जो है वो इंडिविजुअल पाकिस्तानीज होने चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान में है या वो गैर मुल्क में है। अब जो PTI के अगेंस्ट केस है वो उन्होंने ये बनाया है कि उसमें जो ये फॉरेन जो पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानी जो डोनेशंस भेजते रहे या बाहर से जो डोनेशन आती रही है वो उनकी दानिश में वो जो है वो ममनुआ फंड्स के जुमरे में आती है। तो अब बात ये है कि हमने तो अपना केस बिल्कुल अपना डिफेंड किया है और अपना जो ये तासुर था उसको जाहिर करने में कामयाब हो गए, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी ने कुछ चीजें पॉइंट आउट की हैं जिसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन को पूरे तरीके से असिस्ट किया है और उसको जस्टिफाई भी किया है। अब इलेक्शन कमीशन ने उस पर अपनी फाइंडिंग्स देनी है। अगर फर्ज करें कि बहुत ही अगर कोई एडवर्स बात हो सकती है वो ये हो सकती है, और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो सकती है, कि उनका कोई एक पार्ट ऑफ डोनेशन जो आया है वो ममनुआ फंड की डेफिनेशन में फॉल करता है, और उस हद तक वो जो रकम होगी वो कौमी खजाने में जो है वो जब्त हो जाएगी। इसके अलावा उसके न लीडरशिप के ऊपर कोई पेनल्टी लग सकती है, न पार्टी के ऊपर लग सकती है। तो लिहाजा ये कॉन्सेप्ट कि इलेक्शन कमीशन जो फैसला करने जा रहा है उसके नतीजे में PTI पे पाबंदी लग सकती है, उसकी लीडरशिप पे, ये बिल्कुल इसका कोई ये केस है ही नहीं है। और ये तो फिर शाह खावर साहब, बीइंग द डिफेंडेंट, बीइंग द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ PTI, फिर आप तो वेलकम करेंगे ना कि इस महफूज फैसले को जल्द अज जल्द सुना देना चाहिए, इसको पीपल्स पार्टी या नून लीग के केसेस के साथ क्लिप नहीं करना चाहिए, इफ यू आर दैट मच कॉन्फिडेंट। हाँ देखिए, उसमें PTI का एक मौकफ रहा है और वो जायज भी था कि एक इक्वल लेवल जो है ना वो फील्ड जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। और आज जब ये फैसला महफूज हुआ तो उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये बिल्कुल वाजे किया और उन्होंने ऑब्जर्वेशन की कि बाकी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो फॉरेन फंडिंग के या ममनुआ फंड्स के या बेज़ाब्तियों के जो मामलात हैं वो भी काफी तेजी में उनको भी सामने लाया जाएगा और उनको भी निपटाया जाएगा और किसी से इम्तियाज नहीं बरता जाएगा। तो हम अगर वो उनकी स्टेटमेंट है और अगर वो वाकई इस पे यकीन रखते हैं तो PTI को कोई एतराज नहीं है कि वो अपनी फाइंडिंग्स दे दे। अगर उनकी फाइंडिंग्स इन अकॉर्डेंस विद लॉ होंगी, हम समझेंगे तो हम कबूल करेंगे। लेकिन अगर उसमें कोई ऐसी हमें लीगल फ्लॉ नजर आया तो वो तो हर शख्स का और हर पार्टी का ये हक है
को उसको हायर फोरम में उसको। ठीक है, थैंक यू वेरी मच शाह खावर साहब। बैरिस्टर अली जफर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी इस पे कमेंट लेंगे। बट कमर जमान कायद साहब, कमिंग टू यू, आप किस तरह देखते हैं जो आज फॉरेन फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग पीटीआई का, उसका फैसला आज महफूज कर लिया गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि जी किसी के साथ नाइंसाफी, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, और एक तरफ से तासुर ये आ रहा है कि शायद पीटीआई का महफूज फैसला तभी आए जब पीपल्स पार्टी का या नून लीग का फैसला आएगा। कमर जमान कायद साहब। देखिए गरीदा साहिबा, आपके सवाल के दो हिस्से, पहले हिस्से में आप फरमा रही थी कि कुछ तरामीम की गई हैं, उन तरामीम के अंदर कुछ तरामीम पे एतराज है, कुछ पे एग्रीमेंट है। एक एतराज ये भी है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ दिया गया। आपको याद होगा जब पीटीआई ने नैब में कानून में तरामीम की तो सारी अपोजिशन ने एतराज किया, मीडिया ने एतराज किया कि ये तो आप अपने आप को खुद एनआरओ दे रहे हैं, इसलिए कि अपनी हुकूमत के दौर को इस्तिस्ना दे दिया गया। ये गलत बात थी, इसको करेक्ट किया गया। अब आइए जरा फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग के ऊपर। ममनुआ फंडिंग के ऊपर मेरे दोनों साथी बड़े जीरक वकील हैं। शाह खावर साहब तो उनके इस केस के अंदर वकील है, और जो अली जफर साहब है वैसे पीटीआई के हमदर्द है या उनके फरकर है। सवाल ये है कि एक नंबर वन कि ये एतराज हमारी तरफ से नहीं था, किसी सियासी जमात की तरफ से नहीं था, बल्कि पीटीआई के अपने एक फाउंडर मेंबर जो उनके अकाउंट्स को डील करते थे उनकी तरफ से ये सवाल उठाया गया। इलेक्शन में वो गए, हम नहीं गए। उन अकाउंट्स का जो खुरा है या जो उनका सिलसिला है वो दुरुस्त फंडिंग का नहीं है, और उसमें कंपनियां भी हैं, उसमें कारपोरेशन भी हैं, उसमें अफराद भी हैं, उनका उन मुल्कों से ताल्लुक है कि जिनका पाकिस्तान के बारे में रवैया अच्छा नहीं है, वो पाकिस्तान के दोस्त कंसिडर नहीं किए जाते, और सिर्फ उन मुल्कों की हुकूमतों का नहीं। अब तो ये निजाम नहीं रहे ना जी हुकूमतों वाले। अब तो लोग, ये मुल्क जो है या एजेंसियां जो गैर मुल्की हैं, वो अगर किसी को फंडिंग कराना चाहेंगी तो वो अफराद के जरिए भी करा सकती हैं, कारपोरेशनों के जरिए भी करा सकती है। तो ये बड़ा वाइडर स्पेक्ट्रम है। ये इससे इतना कारी साहब, आपका स्काइप बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। कारी साहब को दूसरे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। तारिक साहब साथ हैं हमारे। तारिक साहब, आप डिबेट की सुन रहे होंगे, आप एग्री करते हैं कि जी पीटीआई का फैसला आज महफूज कर लिया गया है और ये नून लीग पीपल्स पार्टी के केस के साथ ही सुना दिया जाए? आप लोगों को घबराने की तो कोई बात नहीं होगी ना अपने हवाले से? ये बिल्कुल भी गरीबा घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं सबसे पहले तो एक बात करूंगा, ये बात तो इस बात को समझने के लिए कोई माहिर कानून होना जरूरी नहीं है। ये बात एक बच्चे को भी पता है कि अगर मेरा अदालत में केस है और मैं हक और सच पे हूँ तो मैं जज साहब से बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जी मेरे केस का फैसला फौरन किया जाए, फौरन फैसला किया जाए, ताकि मैं अवाम की नजरों में भी सुरखरू हूँ, मैं अपने बाकी याल की नजरों में भी सुरखरू हूँ, दोस्तों की नजरों में भी सुरखरू हूँ। और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का केस हो, वो तो कहेगी रोजाना की बुनियादों पे, अगर वो सच्ची हो, अगर उसे पता हो कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन ये केस दायर कब हुआ, आप मुझे ये बताएं। ये 2011 में केस दायर हुआ, 8 साल हो गए, आज 2022 है, 11 साल हो गए हैं। स्टे पे स्टे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। किस किस जगह जाके इन्होंने स्टे नहीं लिया, मुझे अब ये बताएं। लेकिन किसी लीगल डिबेट नहीं जा रहा, इतने बड़े बड़े लीगल ब्रेन्स और माइंड बैठे हैं और शख्सियात बैठी हैं, मेरा उनसे क्या बहस है लीगल। मैं तो एक जज की बात कर रहा हूँ कि स्टे पे स्टे, तारीख पे तारीख, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी ये सुन ही नहीं सकते, कभी ये प्रूव ही नहीं कर सकते। भाई क्यों? अगर मैं सच्चा हूँ आप प्रूव करें। लेकिन तारिक साहब, आप लोगों का, आपकी सियासी जमात का एक सियासी बयानिया या एक सियासी ख्वाहिश रही है कि इस केस के नतीजे में पीटीआई का धड़न तख्ता हो जाए, माइनस हो जाए। शाह खावर साहब बता रहे थे कि जी वर्स्ट केस सिनेरियो में भी उतनी रकम अगर प्रोहिबिटेड साबित होती है तो वो कौमी खजाने में जमा हो जाएगी। आप इमरान खान पे या पीटीआई पे पाबंदी नहीं लगवा सकते? मैं बिल्कुल केस के फैसले के हवाले से कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो मैं समझता हूँ गैर जरूरी है। मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्या फैसला आता है इस पर कोई बात होनी नहीं चाहिए। वो ज़ाहिर है अभी पेंडिंग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो फैसला आएगा सबके सामने होगा। नहीं, आपका सियासी बयानिया, सियासी ख्वाहिश तो यही रही है ना कि इमरान खान पे, पीटीआई पे पाबंदी लग जाए। देखें जी, बात यह है कि जो कानून कहता है ममनू फंडिंग का, वो यही है कि वो जमात बैन होगी। अच्छा, ये कानून कहता है कि वो जमात बैन होगी जिसने ममनू फंडिंग ली होगी और गैर कानूनी तरीके से जिसके अकाउंट में पैसे आए हैं। इधर तो न सिर्फ गैर कानूनी तरीके से पैसे आए हैं, बल्कि
मख्फी रखा गया है, झूठ भी बोला गया है। अच्छा। करोड़ों रुपए के ऐसे अकाउंट हैं जो कि अपने दौर में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अफशा किए हैं और इलेक्शन कमीशन को दिए हैं। अच्छा। इसलिए ये केस तो बिल्कुल शट है, ओपन एंड शट केस है। अच्छा, इसमें तो कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात ही नहीं है। बाकी फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। ठीक है। कारा साहब, आप एग्री करते हैं कि पीटीआई पर पाबंदी, इमरान खान बैन? जी, मैंने कहा आप इससे एग्री करते हैं कि पीटीआई पे पाबंदी लगनी चाहिए, इमरान खान माइनस होने चाहिए फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग केस में? मेरी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। जो कानून कहता है वो हो, लेकिन मैं अपनी गुजारिश कर रहा था जिसपे लाइन ड्रॉप हो गई, और वो ये था कि जी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के ऊपर इनकी क्यों नहीं होती फॉरेन फंडिंग की तहकीकात। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इनका तो अपना एक साथी गया था जिसके पास सबूत थे, वो सबूत लेके गया, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि 10-11 साल तक पीटीआई उससे भागती रही है। अब सवाल यह है कि हमारे खिलाफ अगर कोई सबूत है तो बिल्कुल आप जाके इलेक्शन कमीशन को दीजिए, इलेक्शन कमीशन उसको प्रूव कर लेगा। जो एतराजात फाइल किए गए वो इंतहाई भोदे किस्म के थे, वो दरखुरे इतना नहीं थे। मैं आज भी समझता हूँ, बिल्कुल अगर हम पे एतराज है हम भी जवाब देंगे, हमें जवाब देना चाहिए, हम लायबल हैं, चाहे ना चाहे हमें जवाब देना होगा बल्कि। लेकिन मेरी कतन ये ख्वाहिश नहीं होगी कि खान साहब को इस तरह डिस्क्वालीफाई किया जाए, लेकिन मेरी ख्वाहिश का इशू नहीं है। एक याद रखिए, ये जो शाह खावर साहब फरमा रहे हैं ना, अगर किसी दूसरे मुल्क की, जो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क नहीं है या दोस्त कोई भी है, वो अगर डायरेक्ट पैसे देगा तो किसी गवर्नमेंट के खजाने से पैसे निकल के नहीं आते। आजकल एजेंसियां और हुकूमतें अफराद और कारोबारी इदारों और कारपोरेशनों के जरिए आपको फंडिंग कराती है, और अगर उसमें वो मशकूक और दुश्मन ममालिक के लोग शामिल हों उन कंपनियों में, या उनकी कंपनियां हों या उनका ओरिजिन वो हो, तो आपको बहुत सारे आसानी से गांडी मिल जाते हैं। इसलिए अभी इसके बारे में कुछ कहना मुनासिब नहीं है। इलेक्शन कमीशन को जल्द इसका फैसला करना चाहिए, और बिल्कुल पीपल्स पार्टी से भी जो सवाल है या मुस्लिम लीग से जो सवाल है वो भी पूछने चाहिए, लेकिन कंडीशनलिटी नहीं हो सकती। हाँ, उनका अपना कसूर है, उनके सबूत आ गए, हमारे सबूत भी दीजिए, हम भी उसका जवाब देंगे, हमारा भी फैसला आना चाहिए। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट सर। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक, विल डिस्कस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, इस पे आपकी राय में लेना चाहूंगी। कमर ज़मान कायरा साहब कह रहे हैं कि अगर साबित हो जाता है कि ऐसे दोस्त ममालिक से पैसा या ऐसे दोस्त ममालिक के साथ जुड़े हुए अफराद या कॉर्पोरेशंस के जरिए पैसा जो पाकिस्तान के मुखलिस, पाकिस्तान के दोस्त नहीं है या पाकिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो फिर ये बहुत सीरियस क्राइम होना चाहिए। जबकि शाह खावर साहब आपकी पार्टी के वकील हैं, वो कहते हैं जी वर्स्ट केस सिनेरियो में भी पाबंदी नहीं लग सकती, उतनी रकम कौमी खजाने में जमा हो जाएगी। अली ज़फ़र साहब जी, देखिए गरीदा, जब ये कानून बना था जी, तो दो मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज सामने आए थे और उनको फिर डिफरेंट तरीके से डील किया गया था जी। एक तो, और ये कानून जो पहला हिस्सा मैं बयान करने लगा हूं, ये हर मुल्क में यही है, और वो ये है कि कोई मुल्क भी इजाजत नहीं देता कि उसके मुल्क में आके कोई फॉरेन हुकूमत जो है, जो बैरूनी ताकत है, जो दुश्मन ताकत है, वो आके तो किसी किस्म की पॉलिटिकल पार्टी बनाए। अब मसलन इजराइल है या उसकी कोई एजेंसी है, वो आके तो एक फंड करे और एक पॉलिटिकल पार्टी बना दे, और ये साबित हो जाए कि ये इजराइल फंडेड पॉलिटिकल पार्टी है, वो इसको फंड देते हैं और वो इसको चलाते हैं, इसका सारा जो कारोबार है, तो फिर उस पार्टी को कानून कहता है, और कहना भी चाहिए, कि वो बैन कर दी जाएगी, और उसका तरीकेकार वाजे किया गया है। ये तो एक हिस्सा है जो बहुत सीरियस मामला है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो कानून का ये कहता है कि हर पार्टी को अपने रिटर्न्स फाइल करने हैं, जिस तरह आप भी अपने इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइल करती होंगी, और अगर उसमें कोई ऐसी चीज नजर आए कि आपके कोई फंड्स हैं जो कि दुरुस्त आपने नहीं अकाउंट फॉर किए, या जो कोई ऐसे फंड्स हैं जो आपको किसी कंपनी के जरिए आ गए जबकि वो इंडिविजुअल्स के जरिए होने चाहिए, और वो फंड्स का पता चलता है, तो फिर उसको स्क्रूटनाइज करके इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि इन फंड्स को हम जब्त कर लेंगे। वो एक सेकंड इशू है। ये जो केस है जिसको बड़े अरसे से कहा जा रहा है पीटीआई के खिलाफ, ये फॉरेन फंडिंग केस है, यानी कि कोई बैरूनी ताकत है, उसने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरीके से फंड किया है पीटीआई को, तो ये तो बात
साबित हो गई जब हाई कोर्ट का फैसला आ गया और हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये फॉरेन फंडेड केस नहीं है, ये केस है अकाउंट्स का। यानी कि ये देखना ये है कि इसमें कोई ऐसे तो अकाउंट्स नहीं आए जो कि ऐसी तो डोनेशंस नहीं आ गई जो कि एक तरह से प्रोहिबिटेड हैं, जिनको कानून कहता है कि वो नहीं देने चाहिए। अगर और हर पार्टी में ये हो सकता है कि हुआ हो, तो उस किस्म की जो अगर ऐसी कोई डोनेशन नजर आए तो उस डोनेशन को जब्त किया जा सकता है या फाइन किया जा सकता है जो पार्टी है। ठीक है, यानी कि आप भी समझते हैं कि पीटीआई बैन नहीं हो सकती, इमरान खान डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते। गरीदा, उसका तरीकेकार ये है कि अगर ऐसा कोई होगा इस स्क्रूटनी के बाद तो मैक्सिमम चीज जो कर सकती है इलेक्शन कमीशन, वो ये कह सकती है, वो शो कॉज दे सकती है पीटीआई को कि जनाब हमने देखा है कि ये 1000 रुपया, 2000 रुपया, 2 लाख रुपया, 10 लाख रुपया जो है ये प्रोहिबिटेड था, इसलिए ये हम जब्त करते हैं, आप इतने दिन के अंदर अंदर ये पैसा जमा कराएं। तो इसको फॉरेन फंडेड केस प्लीज ना कहें, इसको प्रोहिबिटेड अकाउंट्स का केस बनाएं। ये जिस तरह हमारे टैक्स वाला रिटर्न मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर टैक्स वाले समझते हैं कि आपने कुछ टैक्स डिस्क्लोज नहीं किया तो यही आपको कह सकते हैं कि इतना टैक्स आप दे दें, और हर एक के साथ हर रोज ये होता है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफर साहब, आपने अपना लीगल पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। कमर जमान कायदा साहब ने भी बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी डिटेल के साथ समझा दिया। तारिक फजल चौधरी साहब एंड शाह खबर साहब भी हमारे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पार्टिसिपेंट्स का। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का आपका शुक्रिया। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।